तो नमस्कार, मेरा नाम है एम.आर. माली। आप सभी का द मिस्ट्री ऑफ यूपीएससी में स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे कि 2024 के पेपर में जो क्वेश्चंस आए हैं, उनमें से कितने क्वेश्चंस प्रीवियस पेपरों से रिपीट हुए हैं। तो इसमें से सबसे पहला जो क्वेश्चंस आता है, वो यूपीएससी द्वारा कंडक्ट किए गए एनडीए 2024 के पेपर से आया है। उसमें पूछा गया था कि वाई भारत मैटर्स किसकी बुक है। तो वाई भारत जो मैटर्स है, वो एस जयशंकर की बुक है। और उसी प्रश्न को 2024 के पेपर में रिपीट किया और इसमें पूछा जा रहा है कि वाई भारत मैटर्स किसकी पुस्तक है। तो यहाँ पर दिया गया सुब्रमण्यम जयशंकर। तो ये एज इट इज़ रिपीट हुआ है 2024 के एनडीए पेपर से, जो यूपीएससी के द्वारा कंडक्ट किया जाता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चंस हैं, वो है यूनेस्को के बारे में पूछा जा रहा है। और ये भी जो यूपीएससी के द्वारा 2024 में सीआईएसएफ का जो पेपर लिया गया था, उसके द्वारा उसमें पूछा गया था। उसमें पूछा जा रहा है कि 2023 में जो यूनेस्को की विश्व विरासत धरोहर में कौन कौन से स्थलों को शामिल किया गया था। तो इसमें देखेंगे कि धौलावीरा जो गुजरात में है, तो 2021 में जो शामिल किया गया था, 2021 में शामिल किया गया था, यानी ये तो इसमें नहीं होगा। फिर उसके बाद में अगला आता है कि जो बेलूर का होयसला जो मंदिर है, इसके अलावा जो शांति निकेतन पश्चिम बंगाल, तो ये वाला जो शामिल है। और रामप्पा, तो रामप्पा जो है 2022 में शामिल किया गया था। तो ये नहीं होगा, तो इसमें जो होगा 2 या 3। और वही प्रश्न यहाँ पर रिपीट कर दिया है। शांति निकेतन है, यहाँ पर केवल पश्चिम बंगाल नहीं लगाया है। और होयसला की पवित्र जो मंदिर समूह ये वाला हो गया। तो इसमें जो है 2 सही होगा। तो एज इट इज़ रिपीट हुए एंड 2 क्वेश्चन एज इट इज़ रिपीट हो गए, जो दूसरे अदर जो पेपर है यूपीएससी के उनके द्वारा उनमें पूछे गए थे। तीसरा जो क्वेश्चन है, ये वाला 2021 में यूपीएससी ने पूछा था। और उसमें पूछा जा रहा है कि जो चंद्रकेतुगढ़ और उसके आगे लिख दिया गया टेराकोटा। तो यहाँ टेराकोटा की जो है यहाँ पर मूर्तियाँ वगैरह जो मिली गई थी। तो अब इसको यूपीएससी ने किसके आधार पर जोड़कर पूछ दिया? लोकेशन के आधार पर। यदि आपने उस समय 2021 में इसको सॉल्व किया होता तो आसानी से इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। और इसको आप सॉल्व करने का तरीका क्या है? इसकी जो लोकेशन क्या है, वैसे भी जो एनसीईआरटी के एक मैप में ये डायरेक्ट दिया हुआ है कि ये जो कहाँ पर है। एनसीईआरटी का जो मैप है उसमें डायरेक्ट दिया हुआ है कि इसकी जो लोकेशन है वो कहाँ पर। यूपीएससी ने वहीं से इसको 2 बार पूछा गया है, 2 बार। तो यहाँ पर देखेंगे तो ये रहा चंद्रकेतुगढ़। और इस चंद्रकेतुगढ़ जो है पश्चिम बंगाल में सिचुएटेड है। तो इस तरह से ये पश्चिम बंगाल में है और वहाँ पर उड़ीसा दिया हुआ है। तो इस तरह से जो पहला जो स्टेटमेंट है वो गलत हो जाएगा और हमारा जो दूसरा जो स्टेटमेंट है वो सही हो जाएगा। यहाँ पर देखेंगे तो पहला हमारा जो गलत हो गया, यहाँ पर देखेंगे पहला वाला जो है गलत है, ये उड़ीसा में कहा जा रहा है, पहला गलत है। तो यहाँ पर डी गलत हो गया और ये गलत हो गया। अब आप 50-50% पर है, तो अब या तो आप छोड़ो या फिर इसमें तुक्का मारो। तो इसमें से किसी एक पर तुक्का मारने की संभावना बन जाती है। और वैसे भी आप इसमें देखेंगे इनाम जो गांव है ये महाराष्ट्र में है। तो ये जो पुरानी जो सभ्यता समृद्धि जो है, तो कह सकते हैं कि यहाँ ये हो सकता है यहाँ पर। तो इस तरह से हम बी की ओर जा भी सकते हैं कि ये संभावना बनती है इसकी। और वैसे भी बी इसका जो सही है। फिर उसके बाद में ये वाला भी यूपीएससी का जो रिपीटेड क्वेश्चन है, इसमें पूछा जा रहा है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड उसमें कौन योगदान करते हैं, जो कार्बन डाइऑक्साइड की जो मात्रा है वो किसके द्वारा इंक्रीज होती है। तो यहाँ पर दिया हुआ ज्वालामुखी क्रिया, यानी ज्वालामुखी क्रिया यानी ज्वालामुखी उद्भेदन से जो कार्बन डाइऑक्साइड वातावरण में फैलती है। इसके अलावा और भी क्या फैलता है, तो इसको आप उस समय सॉल्व किया होता है कि जो ज्वालामुखी उद्भेदन होता है यानी वॉल्केनो एक्टिविटीज़ होती है, उस समय जो वायुमंडल में जो एक तो मलबा फैलता है, एक राख और धूल फैलती है, इसके अलावा नाइट्रोजन के यौगिक फैलते हैं, सल्फर के यौगिक फैलते हैं। तो इसमें सभी के सभी जो सही हो जाएगा, यानी मतलब चारों के चारों सही हो जाएगा। ये भी यूपीएससी के जो क्वेश्चंस में से हैं। अगला जो है 2022 में पूछा था कि उत्तरी गोलार्ध में वर्ष का सबसे लंबा दिन आमतौर पर कब होता है। तो वो 21 जून को होता है। 21 जून को सबसे लंबा जो दिन होता है। उसका कारण क्या होता है कि जो सूर्य है वो उत्तरायण होता है। और सूर्य उत्तरायण होने के कारण जो 12 माह में से 6 माह तक उत्तरी गोलार्ध में सूर्य रहता है और 6 माह तक वहाँ पर मतलब 6 माह तक वहाँ पर दिन रहता है और 6 माह तक रात रहती है। यानी कि जो 21 जून के बाद में जो सूर्य वापस दक्षिणायन होना शुरू हो जाएगा, तो इससे फिर जो उत्तरी गोलार्ध पर रात होनी शुरू हो जाएगी। तो वैसे भी देखेंगे जो 6 महीने तक वहाँ पर रात रहेगी, तो 12 घंटा से अधिक का जो दिन है वो वहाँ पर हमारी जो उत्तरी ध्रुव पर होगा। यानी उत्तरी ध्रुव पर जो 6 महीने तक वहाँ पर दिन रहेगा, लगातार दिन रहेगा, तो वहाँ पर 12 घंटे से अधिक सूर्य रहेगा। और 21 जून को जो सूर्य वो कर्क रेखा पर जो सीधा लंब जो चमकेगा, तो इसलिए वहाँ पर भी जो 12 घंटे जो सूर्य का जो प्रकाश वहाँ पर रहेगा। तो यहाँ पर जो है कि 2 और जो 4 है वो एज इट इज इसमें सही हो जाएगा, यानी बी। और वैसे भी यहाँ पर जो मकर रेखा है, मकर रेखा तो दक्षिणी गोलार्ध में, तो ये उत्तरी गोलार्ध नहीं होगा, तो सी भी यहाँ पर गलत हो जाएगा। यानी जो बी इसका जो है सही आंसर होगा। तो ये भी यूपीएससी का जो प्रीवियस के क्वेश्चन है उनके इर्द गिर्द से घुमाकर पूछ दिया, बाकी दूसरा इसका सोर्स नहीं है।
ये वाला है तो ये यूपीएससी की थीम है। इसमें पूछा गया है कि देशीय वृक्ष कौन से हैं, और यहाँ पर पूछा जा रहा है कि प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले जो जंतु कौन कौन से हैं। तो ये यूपीएससी की थीम है, तो इसके आधार पर इसको आप सॉल्व कर सकते हैं कि जो यूपीएससी ने जंतुओं के ऊपर पूछा है तो वनस्पतियों के ऊपर भी पूछ सकती है कौन कौन से जो पौधे भारत के एंडेमिक है या जो देसी है। और वैसे भी देखेंगे 2000 जो ये रक्त संदन है तो यूपीएससी ने प्रीवियस पेपर में पूछा हुआ है। तो रक्त संदन जो भारत का एंडेमिक यानी भारत का स्थानिक है, और बाकी जो काजू है और जो पपीता है भारत के नहीं बल्कि ब्राजील में होते थे। यहाँ पर जो इसका ये जो सही होगा, तो ये यूपीएससी की जो थीम है उस थीम के आधार पर इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। फिर अगला जो क्वेश्चन आता था ये वाला, ये एज इट इज रिपीट हुआ है। इसमें देखेंगे कि लोकसभा में लंबित कोई विधेयक उसके 17 स्थान पर व्यापकगत हो जाता था, ये बात सही कह रहा है। और ये का यह जो स्टेटमेंट यहाँ पर रिपीट कर दिया है कि लोकसभा में लंबित कोई विधेयक उसकी विघटन हो जाने पर व्यापकगत हो जाता था, ये बात तो सही है। और ये दूसरा जो स्टेटमेंट है इसको यदि आप जो सॉल्व किया होता तो इसमें से जो सॉल्व किया होता तो उसके आधार पर ये वाला भी आपका सही हो जाता है कि जो लोकसभा द्वारा पारित और राज्यसभा में लंबित कोई विधेयक लोकसभा की विघटन हो जाने पर व्यापकगत हो जाता था, ये बात सही है। क्यों? क्योंकि लोकसभा ने पारित कर दिया है और राज्यसभा में वो अटका हुआ है। अब नई जो लोकसभा आएगी वो उसको मतलब कि पास कर भी सकती है, नहीं भी कर सकती और नए सिरे से भी ला सकती है, इसलिए ये व्यापकगत हो जाता है। तो इस क्वेश्चन के आधार पर ये क्वेश्चन पूछा डायरेक्ट, तो ये इजीली इसको आप इसके आधार पर सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये 2021 का है। 2021 के क्वेश्चन से डायरेक्ट इसको पूछा, यहाँ पर पूछा जा रहा है कि जो निजता का जो अधिकार है, निजता का जो अधिकार थी अनुच्छेद 21 में, और यहीं पर पूछा जा रहा है कि निजता का अधिकार। यहाँ पर थोड़ा सा जो उच्चतम न्यायालय वगैरह जोड़कर इसको थोड़ा डिफिकल्ट किया है, बाकी निजता का अधिकार अनुच्छेद 21 में ही है, तो ये भी डायरेक्ट रिपीट है यहाँ से। अगला जो क्वेश्चन है तो ये डिजिटल मुद्रा के बारे में है। और वैसे भी देखेंगे कि जो ये केंद्रीय जो बैंक जो डिजिटल मुद्रा है 2023 में पूछा था, और हमारे जो सिलेबस में भी मेंशन किया हुआ है कि जो इमर्जिंग जो टेक्नोलॉजी है उसके जो एप्लीकेशन है उसके बारे में जो पूछा जाएगा, तो उसके आधार पर भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं कि ये जो केंद्रीय बैंक डिजिटल मुद्रा है ये 2023 में पूछा था और ये क्या है, इसका क्या अनुप्रयोग है, तो इसके आधार पर आप सॉल्व करते थे, ये ईजिली आप इसमें जो सॉल्व कर सकते थे। तो यहाँ पर कह रहा है कि ये भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अपनी मौद्रिक नीति के अनुरूप जारी की गई राष्ट्रिक यानी सॉवरेन मुद्रा है, तो बात सही है कि सॉवरेन मुद्रा है। दूसरा, ये आरबीआई के तुलन पत्र पर देयता के रूप में दिखाई देती थी, ये भी सही है। और तीसरा कह रहा है कि यह अपने डिजाइन में उसका जो अभिकल्पन से ही मुद्रास्फीति यानी इन्फ्लेशन के विरुद्ध बीमा करती थी, गलत हो जाएगा यहाँ पर। और यह वाणिज्यिक बैंक मुद्रा और नकदी के लिए स्वतंत्र रूप से परिवर्तनीय, तो ये बात सही है कि यहाँ स्वतंत्र रूप से परिवर्तनीय, तो इसका जो डी है वो आंसर हो जाएगा। तो हमें यहाँ से क्या जो इंसाइट डेवलप करनी है, इंसाइट ये डेवलप करनी है कि यूपीएससी की जो प्रीवियस पेपर है वहाँ पर जो कीवर्ड मेंशन, उन कीवर्ड के बारे में हमें थोड़ी बहुत जानकारी होनी चाहिए, तो आप इजीली इसको आप सॉल्व कर सकते थे। फिर अगला वाला जो क्वेश्चन थे, अब इसी क्वेश्चन के आधार पर इसको फ्रेम किया है। यहाँ पर पूछा जा रहा है कि जो रेतवारी जो बंदोबस्त है वो किसके द्वारा शुरू की गई, तो रेतवारी जो बंदोबस्त है वो अलेक्जेंडर जो रीड है, मुनरो, इनके द्वारा शुरू की गई थी, तो यहाँ पर हो जाएगा सी यानी नंबर 2, कर्नावालिस ने शुरू नहीं की। और यहाँ पर पूछा जा रहा है कर्नावालिस द्वारा राजस्व संग्रह के संदर्भ में, तो यहाँ पर है पहला स्टेटमेंट है कि राजस्व संग्रह के रेतवाड़ी बंदोबस्त के अधीन किसानों को फसल खराब होने या प्राकृतिक आपदा की स्थिति में राजस्व भुगतान से छूट दी गई है। ऐसे भी देखेंगे कि जो छूट दी गई है, तो अंग्रेज कभी छूट नहीं देते, अंग्रेज ज़्यादा से ज़्यादा अपना जो हित देखते थे, तो इस तरह से भी गलत हो जाता है। और रेतवारी जो बंदोबस्त है वो कर्नावालिस से शुरू नहीं किया, तो इस आधार पर भी गलत हो जाता है। फिर यहाँ पर लॉर्ड कर्नावालिस दिया है, तो लॉर्ड कर्नावालिस ने क्या व्यवस्था शुरू की थी, तो वो भी आप इस प्रश्न को आप सॉल्व करें तो ये भी आपको देखना जरूरी हो जाता है। तो वहाँ पर आपको जानकारी मिल सकती थी कि उन्होंने जो स्थायी बंदोबस्त को या जमींदारी बंदोबस्त को या इस्तेमारी जो बंदोबस्त को वो शुरू की थी 1793 में शुरू की थी। और इसके अंतर्गत व्यवस्था की गई थी कि एक निश्चित समय तक लगान देना आवश्यक है, यदि नहीं दे पाते हैं तो उनकी जो जमींदारी से उनको हटा दिया जाता है। तो वही बात यहाँ पर कहा जा रहा है कि बंगाल स्थायी बंदोबस्त के अधीन यदि जमींदार नियत तिथि पर या उससे पहले राज्य को राजस्व का भुगतान करने में विफल रहता तो उससे उसकी जमींदारी से हटा दिया जाता, तो ये बात सही है। तो यहाँ पर जो हो जाएगा केवल जो बी जो है सही हो जाएगा। ये भी यूपीएससी के प्रीवियस क्वेश्चन के आधार पर जो पूछा गया है। फिर ये पूछा जा रहा है 2023 का है, यहाँ पर पूछा है कि अनुसूचित क्षेत्र है, तो कह रहा अनुसूचित क्षेत्र की कह रहा किसी राज्य के भीतर किसी क्षेत्र की अनुसूचित क्षेत्र के रूप में अधिसूचना राष्ट्रपति के आदेश के माध्यम से जारी की जाती है, ये बात सही है। अब इसके आधार पर ये सवाल होता है कि भाई अनुसूचित जो क्षेत्र है वो किसके लिए घोषित किया जाता है, तो उसका जो आधार होता है कि वहाँ पर जो पिछड़ापन हो, वहाँ पर जनजातियाँ हो, तो इसके लिए किया जाता है। तो इस आधार पर ये वाला जो स्टेटमेंट गलत हो जाता है कि राज्यपाल इसकी घोषणा करता है, तो ये गलत हो जाएगा। और दूसरा जो है सही है। फिर उसके बाद में अगला जो क्वेश्चन है
ये वाला। अब ये वाला जो क्वेश्चन है ये भी यूपीएससी का जो रिपीटेड 2022 में पूछा था कि नाइट्रोजन यौगीकरण पादप है, और उसमें आप देखेंगे कि जो कुल्पा है, सोलाई है, सन्ना है, त्रिपतिया घास है, कुल्पा है और पालक है। तो इनमें भी देखेंगे कि ये जो सन्ना है ये फलीदार पौधा है, सन्ना जो है फलीदार पौधा है, और फलीदार पौधे को ही जो मटर कुल के अंदर शामिल किया जाता है, बराबर। तो इसमें मूंगफली इसमें भी फली होती है, कुल्थी इसमें भी फली होती है, और सोयाबीन इसमें भी फली होती है। तो इस तरह से इसका भी जो है डी हो जाएगा, तीनों जो सी हो जाएगा, यानी तीनों जो सही हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है तो ये वापस यूपीएससी की जो थीम है उसके ऊपर बेस है। 2022 में पूछा था कि भारत किन किन का जो मेंबर है, और इससे पहले 2016 या 17 के आसपास एक और क्वेश्चन पूछा था कि उसमें कि भारत उसका मेंबर है या नहीं है। तो उस बेस पर, उस नॉलेज के आधार पर इस बार टिक मार सकते हैं हाँ भारत इसका जो सदस्य होगा, यानी जो भारत इंटरनेशनल ग्रेन्स काउंसिल का सदस्य होगा, तो इस आधार पर हम इसको सही कर सकते हैं हाँ होगा। फिर दूसरा स्टेटमेंट है कि चावल और गेहूं के निर्यात या आयात के लिए किसी देश को इंटरनेशनल ग्रेन्स काउंसिल का सदस्य होना आवश्यक है, मैंडेटरी कह रहा था, ऐसा जरूरी नहीं है। आप उसका मेंबर नहीं होंगे तो आप क्या निर्यात नहीं कर सकेंगे। इस तरह से यहाँ पर जो है ये जो इसका जो सही हो जाता है। फिर नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये वाला, ये भी यूपीएससी का जो 2023 के प्रश्न की बेस पर ही प्रश्न पूछा गया। यहाँ पर पूछा जा रहा है कि जो सांड है, गिनी है, माली है और जो सूडान है वो किन कारणों से जो अंतर्राष्ट्रीय ध्यान में है। तो उसका जो कारण है कि सफल जो तख्ता वो पलट हुआ यहाँ पर, इस बेस पर। अब इसी बेस पर आप इसको सॉल्व करो, तो इसको सॉल्व करने के लिए एक थोड़ा सा आगे की नॉलेज की आवश्यकता हो जाएगी। और यहाँ पर कह रहा है कि जो सायल जो क्षेत्र है, थोड़ा सी आगे की नॉलेज की आवश्यकता होगी कि जो सायल जो क्षेत्र है वो कौन सा है। तो इसके लिए आप मैप में देखेंगे ये वाला, तो ये वाले में आप देखेंगे कि जो सायल जो क्षेत्र है, सायल क्षेत्र में जो माली भी आता है, सांड भी आता है, सूडान भी आता है। मतलब कि जो माली जो साहिल वाला जो रीजन है, उस साहिल वाले रीजन में ये तीनों जो देश है वो शामिल है। और यहाँ पर भी जो है यहीं पर जो है जो सफल जो तख्ता पलट हुआ है। तो इस आधार पर इसको देखेंगे। यहाँ पर कह रहा है कि जो साहिल क्षेत्र में अस्थिरता और बिगड़ती सुरक्षा स्थिति विद्यमान है, ये बात तो सही। इस 2023 के क्वेश्चन के आधार पर देखेंगे हाँ बात सही है, ये बात सही है। दूसरा कह रहा हाल ही में साहिल क्षेत्र के कई देशों में सैन्य कब्जा या तख्ता पलट हुआ था, ये भी बात सही है, यहाँ पर ये बात कही गई है। तो इस तरह से तो इसका मतलब कह रहा है कि ये सही हो जाएगा, मतलब कि जो सेकंड जो स्टेटमेंट है फर्स्ट स्टेटमेंट की सही व्याख्या कर रहा है, तो ये भी सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट जो है यहाँ पर पूछा जा रहा है कि सूडान देश की नियमित सेना और अर्धसैनिक बलों के मध्य युद्ध है। तो यहाँ पर ये बात कही गई यहाँ पर कि जो सूडान है उस सूडान में भी जो सफल जो तख्ता पलट हुआ, तो उस सफल जो तख्ता पलट हुआ उसके पीछे कारण क्या होगा। यही तो कारण होगा कि देश की जो नियमित जो सेना है, जो रेगुलर जो मिलिट्री है और जो अर्धसैनिक बल, उनके बीच में जो संघर्ष हुआ, ये स्टेटमेंट जो सही हो जाएगा। फिर यहाँ पर जो तुर्की है वो नाटो की सदस्य निरस्त की गई, तो ये गलत हो जाएगा। और पहला जो अर्जेंटीना, तो वहाँ पर जो अकाल की स्थिति आई है, तो इसलिए वहाँ पर आर्थिक स्थिति खराब हुई है। तो इस वीडियो में हम इतने क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, उसकी अगले वीडियो में हम और भी जो क्वेश्चंस हैं उनके बारे में देखेंगे कि वो कितने प्रीवियस क्वेश्चन से आए हैं। और यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, और चैनल पर यदि फर्स्ट टाइम विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें।